हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, कश्मीर में आए दिन आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कश्मीर की सुरक्षा, कश्मीर में आतंकवादी हमले अभी भी भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी संदर्भ में शनिवार को हुए पुंछ हमला इन आतंकवादी हमलों के क्रम में एक हमला है। ध्यान रखिएगा, यहां पे सबसे जरूरी मुद्दा यह समझना है कि आतंकवाद के कारण क्या है कश्मीर में, और आतंकवाद को खात्मा करने के लिए क्या क्या समाधान भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और क्या किया जा सकता है। इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में आज अपनी इस परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुद्दा शुरू होता है शनिवार को पुंछ में हुए आतंकवादी हमले से, जिस आतंकवादी हमले ने वायुसेना के काफिले पे हमला किया और इसमें एक कॉर्पोरल के साथ ही 4 अन्य जो घायल हो गए। ये एक घटना थी और इस घटना के बाद बड़े स्तर पे कश्मीर पुंछ एरिया के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन निराशा की बात यह है कि अभी तक किसी भी लेकिन हमलों में शामिल आतंकवादियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सूत्रों का यह कहना है कि पिछले दिनों यानी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ हुई, जिसमें 2 समूह क्षेत्र में मौजूद हैं। एक समूह में 4 आतंकवादी और दूसरे समूह में 6 आतंकवादियों की पुष्टि की गई है। ध्यान रखिएगा, यानी सीमा पार आतंकवादी प्रवेश किए हैं 2 समूहों के माध्यम से। यानी कि अब हम इस मुद्दे की ये तो एक परिघटना है और ऐसी परिघटनाएं बार बार कश्मीर में घटित हो रही हैं। आज की इस क्लास में हम कश्मीर में क्या कारण है आतंकवाद के, उस पर दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं 1989 के आसपास के दौर में। कश्मीर, पाकिस्तान जब भारत के साथ युद्धों से थक गया और किसी भी युद्ध में भारत को हरा नहीं पाया, तो कश्मीर को सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने अपना बनाया और कश्मीर में जिहाद फैलाना, कश्मीर में जो अलगाववादी थे उनको प्रमोट करना और बड़े स्तर पे उन जो जिहादी आतंकवादी हैं उनकी अवैध घुसपैठ कराना, उनको प्रशिक्षण देना, हथियार देना, इस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में शुरू कर दी गई। तो जब कश्मीर में इस तरीके की सिचुएशन उत्पन्न हुई तो भारत ने वहां पे सुरक्षा अभियानों को और पुख्ता कर दिया। ऐसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में कश्मीर की आवाम के बीच हम वर्सेस वे की जो धारणा है वो मजबूत होने लगी, यानी कश्मीर की जो आम जनता है वो भी भारत से कटने लगी। उसके पीछे भारत की बहुत सारी कार्यवाहियां थी, जिसमें भारत बड़े स्तर पे ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां कर रहा था। स्थानीय आतंकवादियों की हत्याएं बेसिकली भारत की सेना के द्वारा की जा रही थी। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कश्मीर के अंदर लगा दिया गया। APFSA जैसे जो कानून है जो सेना को शक्ति देते हैं, इस तरीके के जो कानून कश्मीर में लागू कर दिए गए। ध्यान रखिएगा, तो इससे एक नकारात्मक अवधारणा कश्मीर में भारत के प्रति उजागर हुई और भारत को कब्जाधारी या उपनिवेशवादी की तरह देखा जाने लगा कश्मीर की आवाम के बीच में। यानी हमने सुरक्षा पे अपना ध्यान केंद्रित किया। वहां की लोगों के बीच जो WHAM यानी जो पॉलिसी हम अभी अपना रहे हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, इस तरीके की पॉलिसी की कमी हमें इस दौर में देखने को मिली, क्योंकि सुरक्षा हमारा प्राथमिक मुद्दा था इस दौर में। चूंकि आतंकवादी घटनाएं, अलगाववादी आंदोलन, जिहादी बड़े स्तर पे जो घुसपैठिए पाकिस्तान से जो सीमा पार करके आते थे, बड़ी संख्या में कश्मीर में बढ़ गए थे। अब हम बात करते हैं, इन धारणाओं का प्रभाव वर्तमान में भी बढ़ा हुआ है। हालांकि 2019 में 370 हटाने के बाद आतंकवादी हमले पहले की तुलना में कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कश्मीर में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन चुनौतियों के कारण क्या है, पृष्ठभूमि हमने समझ ली, और इसमें अनगिनत ऐसे हमले हैं जब बार बार सेना को टारगेट किया गया है आतंकवादियों के द्वारा। अब यदि हम एक एक करके कारणों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कारण है भारत का सीमित नियंत्रण। 2019 से पहले कश्मीर में भारत का सीमित नियंत्रण था, क्योंकि 370 के तहत कश्मीर को ज्यादा शक्तियां प्राप्त थी, कश्मीर की जो सरकार थी उसको। तो ऐसे में
सीमित नियंत्रण के चलते भारत वहां पे बड़े स्तर पे जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम नहीं दे पाता था। पहला कारण है ये। दूसरा कारण, पाकिस्तान से खुल के समर्थन मिलता है कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां जम्मू कश्मीर में सक्रिय जो मुजाहिदीन हैं, आतंकवादी हैं, उनको समर्थन देती है, उनको हथियार मुहैया कराए जाते हैं, उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, साथ ही उनको प्रशिक्षण तक दिया जाता है। यानी कश्मीर की सक्रिय भागीदारी, पाकिस्तान की सक्रिय भागीदारी है कश्मीर में आतंकवाद के प्रसार में। तो दूसरा कारण पाकिस्तान की हरकतें हैं। तीसरा कारण है धार्मिक कट्टरता। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में विद्रोह को धार्मिक दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है। कई धार्मिक नेता खुलेआम लोगों से धार्मिक युद्ध में शामिल होने का आह्वान करते हैं। यानी वहां पे इस तरीके की घटनाओं को धार्मिक रंग भी दिया जा रहा है। अगला कारण यदि हम देखें तो छिद्रिल सीमाएं, झरझरी सीमाएं पाकिस्तान के साथ। छिद्रिल सीमाएं हैं, हर एक सीमा की सुरक्षा संभव नहीं हो पाती है, बहुत सारे विवादित क्षेत्र हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान से जो अवैध व्यक्ति हैं वो आसानी से भारत में प्रवेश कर पाते हैं अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों के कारण। जो छिद्रिल सीमाएं हैं जिससे आतंकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भारत में प्रवेश करना आसान हो जाता है। तो छिद्रिल समस्या भी एक बड़ी समस्या है। आगे यदि हम बात करें कठोर कानून, चाहे AFSPA है, अफस्पा कानून है, या फिर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जैसे जो कानून है, इन कानूनों ने कश्मीर के लोगों में भारत के खिलाफ एक विद्रोह, भारत के खिलाफ एक नकारात्मकता पैदा की। और कहीं ना कहीं आतंकवादी जब जन सामान्य में मिल जाते हैं, यानी आतंकवादियों या फिर जो अलगाववादी, उनके प्रति जब वहां का जन सामान्य एक पॉजिटिव रुझान रखने लगेगा, वहां से भारत की चुनौती और बड़ी होके उभरेगी। और ऐसा हुआ भी है पिछले दशकों में यदि हम देखें तो। अगला है हथियारों तक पहुंच। आसानी से हथियारों तक पहुंच हो जाती है पाकिस्तान से या अन्य माध्यमों से, ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है ऐसे आतंकवादियों की जो परिघटनाएं हैं इनको रोकना। साथ ही ये सबसे बड़ी समस्या है जनता की सहानुभूति। अपराधी अपराध करने के बाद आसानी से छिप जाते हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए उन्हें ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे पुंछ हमले के जो आतंकवादी थे उनको अभी तक नहीं पकड़ा जा चुका है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है जनता की सहानुभूति। वो आतंकवादी हमला करके जनता के बीच में घुल मिल जाते हैं और जनता भी डिस्क्लोज नहीं करती है कि यही आतंकवादी है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के बार बार होने का। अगला मुद्दा है घुसपैठ का मुद्दा। मैं आप लोगों से डील कर चुकी हूं। लोन वुल्फ हमले। लोन वुल्फ हमले क्या होते हैं? जब एक व्यक्ति बिना किसी संगठन के खुद अपनी स्ट्रेटेजी का नेतृत्व करे और खुद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे। ऐसे घटनाएं भी बड़े स्तर पे हमें देखने को मिल रही हैं और इनकी भनक सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं लगा पाती, क्योंकि बिना किसी संगठन के अकेला व्यक्ति जिहाद जैसी भावना के चलते आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे देता है। इसके साथ ही अंदरूनी समर्थन मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरीके से जनता का समर्थन आतंकवादियों को मिल रहा है। तो ये हमारा एक पूरे के पूरे रीजंस हमने देखे, कारण हमने देखे, और ये कारण बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इन सभी कारणों का समाधान हमें बड़े स्तर पे करना पड़ेगा, तब जाके हम कश्मीर की शांति को सुनिश्चित कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर के उग्रवाद के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा है? तो पहला दृष्टिकोण रहा है कि जो उग्रवाद है या घुसपैठ है उसके विरुद्ध सैन्य जो प्रतिशोध या सैन्य प्रतिक्रिया को भारत मजबूत करेगा। सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों के मध्य समन्वय का काम किया है भारत सरकार ने, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, CRPF, विशेष बल जैसे अर्धसैनिक बलों का उपयोग और साथ ही उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स जैसे संगठनों का निर्माण किया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यानी सबसे पहला काम है सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों को मजबूत किया है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है, यानी प्रशिक्षण बेहतर दिया जा रहा है, उनको बेहतर इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, तकनीक से लैस किया जा रहा है। तो ये काम भारत सरकार कर रही है। इसके साथ ही हम यदि अगला मुद्दा देखें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविरों से विद्रोहियों की घुसपैठ को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि घुसपैठिए जिनकी पहुंच पहले आसानी से कश्मीर में होती थी, उनकी पहुंच को बड़े स्तर पर रोका जा सके।
अगला मुद्दा, क्या हम कूटनीतिक स्तर पे भी काम कर रहे हैं? हम शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक पहल कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की करतूतों को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हम आतंकवाद के खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी यूएनओ के स्तर पे सीसीआईटी जैसे जो पहल है उनकी शुरुआत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, ताकि आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सके और आतंकवाद ये समझाया जा सके विश्व को कि आतंकवाद किसी एक देश की चुनौती नहीं है, ये पूरे विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। तो हम कूटनीतिक पहल भी कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान का चेहरा विश्व के सामने उजागर कर सके। इसके साथ ही हम राजनीतिक संवाद और बातचीत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो 1997 से उदारवादी समूह हैं जो कश्मीर के, उनके साथ हम बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके। तो इस तरीके के काम भी कर रहे हैं, यानी कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, हम सैन्य प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब तक कश्मीर का विकास नहीं होगा तब तक इस तरीके की समस्याओं का समाधान होना कठिन है। तो ऐसे में हम बड़े स्तर पे आर्थिक सामाजिक विकास कर रहे हैं जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास है, बिजली, शिक्षा, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास, रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, विस्थापित लोगों का कल्याण, बाढ़ राहत पर ध्यान केंद्रित करके बड़े स्तर पे फंडिंग कर रही है केंद्र सरकार कश्मीर के संदर्भ में। लोकप्रिय प्रथाओं का विकास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें क्षेत्र की उथल पुथल और अस्थिरता के बावजूद लोकतांत्रिक जो प्रथाएं हैं उनको कायम रखा जा सके। संसद या विधानसभा के चुनाव नियमित तरीके से कराए जा सके। तो इस तरीके से लोकतंत्र को हम बढ़ावा दे रहे हैं जिला विकास परिषदों के माध्यम से भी, ताकि नौकरशाही से परेशान हुए जो नागरिक हैं कश्मीर के जो लोग हैं, वो निर्वाचित स्थानीय नेताओं से नई उम्मीद उनको मिल सके और वो भागीदारी कर सके शासन व्यवस्था में। तो जिला विकास परिषदों की स्थापना, बड़े स्तर पे इनका विकास किया गया है कश्मीर में। चरमपंथी सामग्री को हतोत्साहित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों में निवेश करने की जो डिमांड्स है या व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो सके कि हम ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे माध्यमों से निगरानी कर सके, सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर सके, हथियारों के आयात निर्यात को रोक सके। तो इस तरीके की प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी भारत बड़े स्तर पे कर रहा है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पे विकास हो रहा है, आगे मैं कुछ योजनाओं की भी बात करूंगी। साथ ही हम राजनीतिक आउटरीच की बात करें, हमने 370 को निरस्त कर दिया, यानी चुनाव सुशासन प्रदान करने में 370 हटा दिया, यूटी बना दिया कश्मीर और लद्दाख को, वहां पे स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाया है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में कदम उठाया है, ताकि जनता जब लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाएगी तो बड़े स्तर पे समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही आर्थिक विकास की बात मैं कर चुकी हूं, युवा जुड़ाव और शिक्षा पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, जैसे प्रोजेक्ट हिमायत चलाया गया है क्षमता निर्माण और युवा रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए। इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोजेक्ट उम्मीद जैसी जो पहल है वो की जा रही हैं। मानवीय दृष्टिकोण से सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवादी विरोधी अभियानों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो सामान्य नागरिक हैं वो हताहत ना हो, क्योंकि एक सामान्य नागरिक की मृत्यु पूरे के पूरे अभियान को विफल कर सकती है, क्योंकि ऐसे में समर्थन आतंकवादियों के खिलाफ बढ़ सकता है। तो ऐसे में भारत सरकार इस बात का विशेष ध्यान रख रही है। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है कश्मीर में, वहां के युवाओं को शामिल किया जा रहा है इस तरीके के अभियानों में, कानून व्यवस्था को सुनिश्चित रखने के अभियानों में। साथ ही कल्याण पहल के माध्यम से वहां पे खेलो इंडिया केंद्र बना है। जम्मू कश्मीर में 94 ऐसे केंद्र हैं जो सभी भारतीय केंद्रों का लगभग 10% है। तो इस तरीके के केंद्र कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। संवाद और संघर्ष समाधान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हितधारकों से बड़े स्तर पे बातचीत की जा रही है, तनाव कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और VHAM विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, इस पॉलिसी पे भारत सरकार काम कर रही है कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके दिल को, उनके दिमाग को जीता जा सके इस तरीके की पहलों के माध्यम से।
क्योंकि यदि कश्मीर के लोग भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखने लगेंगे तो आतंकवादियों की दाल गलने वाली नहीं है। तो इस मुद्दे पे भारत सरकार अब बड़े स्तर पे काम कर रही है इन अलग अलग पॉलिसीज और योजनाओं के माध्यम से। जैसे सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन की दिशा में हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर की जो समृद्ध विरासत है उसको संरक्षित करना, बढ़ावा देना, स्थानीय त्योहारों को मनाना, पूरे देश भर में उनका प्रचार प्रसार करना, जिससे कश्मीर के लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करें। साथ ही भावनात्मक जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत करने के लिए वहां पे सिनेमा हॉल्स खोले गए हैं। कश्मीरी युवाओं के लिए भारत दर्शन, वतन को जानो पर्यटन, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो पूरे देश में घूमें और अलग अलग देश में देश के साथ एक जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव वो महसूस करें। साथ ही कश्मीर में शिक्षित युवाओं, जो नागरिक समाज समूह है, राजनीतिक दलों के साथ प्रचार और जुड़ाव पे भी बल दिया जा रहा है। सूफी संस्करण का प्रसार किया जा रहा है। G20 जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी कश्मीर में करवाई जा रही है। ये सारे प्रयास हैं कश्मीर के लोगों के साथ भारत का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने की। और ये बात स्पष्ट है, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि यदि कश्मीर के लोगों के साथ हमने भावनात्मक जुड़ाव बना लिया तो बड़े स्तर पे इसके सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जनता का समर्थन फिर आतंकवादियों के साथ नहीं रहेगा। जिस दिन सामान्य जनता ये समझ गई कि हमारे आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो सकती हैं आतंकवादियों और पाकिस्तान के फेर में आके, और यदि वो भारत के साथ रहेंगे तो उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरीके से विकास पॉसिबल है, तो ऐसे में वहां की जनता निश्चित तौर पे भारत का समर्थन करेगी। तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा तैयारियां जरूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें, पाकिस्तान आज भी बाज नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम अपनी सुरक्षा तैयारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही हमें कश्मीर की आबादी के अंदर जो अलगाववाद की धारणा है उसको दूर करने पे काम करना पड़ेगा। हमें धर्मनिरपेक्ष भारत में उनको सुरक्षित और स्वागत योग्य महसूस कराने की बात करनी पड़ेगी। कश्मीर में चुनाव कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां जनता की भागीदारी होगी, और जनता जब स्पष्ट तौर पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने लगती है तो कहीं ना कहीं जो उसके पूर्वाग्रह होते हैं वो दूर होने लगते हैं। और इस दिशा में भारत सरकार बड़े स्तर पे प्रयास कर रही है। इन प्रयासों को आगे कंटिन्यू रखना जरूरी है, और साथ ही सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी, AI जैसे जो उपकरण है उनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस दिशा में भी भारत सरकार को सोचने की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आपका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पे कश्मीर में आतंकवाद के कारण और उनके समाधान के उपायों के ऊपर एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं। तो आशा करती हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी आपके क्या सुझाव हैं इस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को रोकने के, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ये 9 मई लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की। 18 किताबों के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। LDLIVE कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पे जाके LD लाइव को कोड का प्रयोग करना। 27,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। साथ ही यदि आप वैकल्पिक विषय, इतिहास या PSIR में से कोई भी वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं तो भी आप LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं मात्र 14,999 में। मुझे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचर्चा थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके क्या सुझाव हैं इस तरीके की गतिविधियों पे लगाम लगाने के लिए? अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।